हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अमन पाठक और आज हम बात करेंगे संघवाद के बारे में। फेडरलिज्म, ये फेडरलिज्म, फेडरल जो सिस्टम है ये है क्या, और ये संघवाद अर्थात फेडरलिज्म ये है क्या, इसके बारे में आज हम क्लियर करेंगे सारी चीज़ें। तो ये एनसीईआरटी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि शब्द महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी चीज़ को अंडरस्टूड करने में। तो आइए हम इसको तोड़ते हैं, हम संघवाद को। तो संघ का मतलब क्या है? संघ का मतलब होता है समूह से। संघ का मतलब है समूह। और वाद, वाद का मतलब होता है विचारधारा। संघ का मतलब है समूह, वाद का मतलब होता है विचारधारा। जैसे हम पढ़ते हैं ना, पूंजीवाद, पूंजीवाद हो गया, साम्यवाद हो गया, व्यक्तिवाद हो गया। तो वाद का मतलब है विचारधारा, पूंजीवाद पूंजी से संबंधित विचारधारा, जो पूंजी को केंद्र में रखती है, ऐसी विचारधारा पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। अब हम बात करें व्यक्तिवाद, तो ऐसी विचारधारा जो व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानती है, और ऐसी विचारधारा जो व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानती है व्यक्तिवाद। समाजवाद, जो समाज को महत्वपूर्ण मानती है समाजवाद। क्लियर? तो इसी तरीके से एक विचारधारा है एक प्रकार की, उसको बोलते हैं संघवाद, अर्थात एक ऐसी विचारधारा जो कि समूह को महत्व देती है। तो ऐसी विचारधारा जो समूह को महत्व देती है या संघ को महत्व देती है, उसको क्या बोलते हैं? संघवाद या फेडरलिज्म। क्लियर? अब आइए इसके बाद हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। इसके अलावा हम ये पढ़ लेते हैं ये क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, है ना? तो पहला है, अगर हम देखें इधर, क्या है, और दूसरा अगर हम बात करें क्यों। अर्थात जब क्यों की बात करते हैं तो हम आवश्यकता की बात करते हैं, नीड, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फेडरलिज्म। क्लियर? तो हम अगर बात करें कि फेडरलिज्म क्या मतलब, क्या है संघवाद, संघवाद क्या है, तो जब हम संघवाद पर बात करते हैं तो यह एक शक्ति के विभाजन एवं शक्ति के विकेंद्रीकरण पर आधारित अवधारणा। संघवाद अगर हम बात करें तो वास्तव में यह है क्या? ये शक्ति के विभाजन एवं शक्ति के विकेंद्रीकरण, अर्थात इसको बोल सकते हैं डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। और ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मतलब जो संघवाद है ये शक्ति के विभाजन अर्थात डिवीजन ऑफ पावर और शक्ति के विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की अवधारणा पर क्या है? आधारित। क्लियर? तो मतलब ये संघवाद जो है एक समूह की बात करता है, एक समूह से संबंधित विचारधारा है, और वह समूह तभी तक अस्तित्व में रहेगा या वह संघ तभी तक अस्तित्व में रहेगा जब शक्ति किसी एक जगह सेंट्रलाइज न होकर के डिसेंट्रलाइज हो, डिवाइड हो, उसका डिवीजन किया गया हो। क्लियर? ताकि सभी को यह एहसास रहे कि नहीं, हमारा भी इस संघ या समूह में रहने का कोई ना कोई महत्व है, कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। तो शक्ति का विभाजन और शक्ति का विकेंद्रीकरण उसी इंपॉर्टेंस की बात करता है, ताकि सबको ये पता हो कि हमारे पास भी शक्ति है और उनके पास भी हमारे बराबर शक्ति है। दिस इज कॉल्ड फेडरलिज्म।
क्लियर। अब हम बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। ये तो हो गया कि फेडरलिज्म क्या है, व्हाट इज द फेडरलिज्म। बट सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी आवश्यकता सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, एक विचारक है प्रोफेसर लास्की, एक विचारक हैं प्रोफेसर लास्की। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस बोला था। इन्होंने कहा कि यदि ये फेडरलिज्म की मतलब जड़ से लेकर तना तक की बात करता है। मतलब इस एक सेंटेंस में आप ये कह सकते हैं कि आखिर संघवाद की आवश्यकता क्यों है, जरूरत क्यों है संघवाद। प्रोफेसर लास्की ने कहा यदि समाज संघात्मक हो तो सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। सत्ता मतलब पार्टिसिपेशन इन द पावर, पार्टिसिपेशन इन द पावर अर्थात सत्ता की साझेदारी भी आवश्यक है। अगर हम बात करें कि समाज संघात्मक है तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि एक समाज में या किसी समाज में अलग धर्म, अलग जाति, अलग अलग वर्ग के लोग जब किसी समाज में शामिल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि यहां का समाज क्या है, संघात्मक। तो जब समाज संघात्मक है, समाज में अलग अलग जाति, धर्म, मजहब, वर्ग के लोग शामिल हैं, तो अगर उस समाज को बनाए रखना है, कोई क्रांति नहीं लानी है, किसी भी उत्पात से बचना है, तो हमें ये जो पार्टिसिपेशन ऑफ पावर है इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रोफेसर लास्की ने कहा यदि समाज संघात्मक है तो सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। क्लियर। अब हम जैसे एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपका समाज संघात्मक है, अगर सत्ता संघात्मक न हुई तो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यूएसएसआर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सोवियत संघ, सोवियत संघ, जिसके केंद्र में रूस था। तो इसमें बहुत सारे देश थे, पूर्वी यूरोप वगैरह तक के देश इसमें शामिल थे, भूमध्य सागर के ऊपर के देश भी इसमें शामिल थे। क्लियर। जो ईस्टर्न यूरोप वगैरह में आते थे, तो वहां पे रसिया से अलग कल्चर था। लेकिन रसिया के द्वारा, जो वर्तमान में आज रसिया है, रूस है, उसके द्वारा उन पूर्वी यूरोप या छोटे छोटे देशों पर अपनी संस्कृति, कल्चर का आधिपत्य बनाने का प्रयास किया गया, तो थोपने का प्रयास किया। अब कहीं ना कहीं उनको यह महसूस होने लगा, जो पूर्वी यूरोप और इधर के देश थे मेडिटेरियन सी के ऊपर के, इनको महसूस होने लगा कि रसिया हमारे ऊपर आधिपत्य करने की कोशिश कर रहा है, हमारी संस्कृति को ओवरलैप्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पे जब देखेंगे आप 1985 में, 1985 में जब मिखाइल गोर्बाचोव आते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव जब ये बनते हैं सोवियत संघ के प्रमुख, और इनके द्वारा स्वतंत्रता दी जाती कि आप स्वतंत्र हैं, अभिव्यक्ति करने की आजादी है आपको। तो जब कभी किसी बहुत दिनों तक, कई दशकों तक, कई शताब्दियों तक अगर किसी समाज, किसी वर्ग की आवाज को अगर दबा के रखा जाता है और उन्हें अगर एक बैक मौका मिलता है तो वो स्वतंत्र होने की बात करते हैं, अर्थात स्वतंत्रता की शुरुआत वहीं से होती है। तो मिखाइल गोर्बाचोव ने
जैसे ही 1985 में आकर लोगों को स्वतंत्रता दिया, अभिव्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता दी, आजादी दी, वैसे ही यूएसएसआर का विघटन शुरू हो गया। अंत में जाकर के 1990 में यूएसएसआर कोलैप्स कर जाता है। तो इसका कोलैप्स होने का क्या रीजन है? कोलैप्स होने का यही रीजन है कि यहां पे सत्ता तो संघात्मक थी, मतलब समाज यहां पे संघात्मक था, लेकिन सत्ता में संघात्मकता का अभाव था। बात समझ में आ गई? तो ये है मेनली कि आखिर संघवाद क्या है। तो अगर संघवाद का जो इंपॉर्टेंस है वो मोस्टली उसी समाज में है जहां पे मिसलेनियस, मतलब अलग अलग तरीके की जाति, धर्म, समुदाय वगैरह का बोलबाला रहे। तो ऐसे में अलग अलग जाति समुदाय के लोग अपना भी प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, तो वही है सत्ता में उनकी साझेदारी। अगर हाल ही का एग्जाम्पल लें, अगर एग्जाम्पल आप लिखते हैं इस तरीके के आंसर राइटिंग में, संघवाद में, तो आपका आंसर जो है वो इफेक्टिव होता है और कंपेरेटिवली दूसरे की तुलना में, अगर 10 नंबर का है, अगर किसी को 4 नंबर मिल रहा है तो आपको 7 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। या वो टीचर जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो 7 नंबर देने से रोक, अब खुद को नहीं रोक सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको देते हैं जैसे कि अभी बिहार में, अभी आपने सुना होगा बिहार में, अगर सुना नहीं है तो आप इसको समझिए और कैसे इसको अप्लाई करना है संघवाद में, फेडरलिज्म के साथ इसको ट्राई करने का। तो जातिगत सर्वेक्षण कराया बिहार ने, क्योंकि जनगणना का अधिकार इसके पास नहीं है। तो जनगणना और सर्वे में यही अंतर होता है, जनगणना होल की बात करता है, जबकि सर्वेक्षण जो सर्वे होता है वो किसी एक पार्ट की बात करता है। तो जातिगत सर्वे कराया गया बिहार सरकार के द्वारा, क्योंकि चुनाव होने वाला है, तो इसका चूंकि पोलराइजेशन किया जा सके, जो कास्ट पोलराइजेशन है उसको इम्प्रोवाइजेशन उसमें दिया जा सके, इसी के लिए बिहार सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना कराई। तो समझिए यहां पे बात, तो ये केवल एक शब्द की बात कर रहा है, जाति। धर्म को छोड़िए, जाति में देखा गया कि जनरल में कितने हैं, ओबीसी में कितने हैं और अन्य। बात समझ में आ रही? मतलब अगर हम देखें कि जैसे मान लीजिए कि 25% अगर जनरल हैं, सपोज दैट अगर 25% जनरल हैं, अगर 75% ओबीसी हैं, ये जनरल और ये ओबीसी, बात समझ में आ रही? अगर 25% जनरल हैं मान लीजिए सर्वे में और 75% ओबीसी हैं, और भाई सीधी सी बात है, ये डिमांड करेंगे कि हमारी जनसंख्या के अनुसार हमारा प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, ये डिमांड करेंगे। मतलब जितनी जनसंख्या उस हिसाब से हमें क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अगर मान लीजिए बाय द वे इनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है जबकि इनकी जनसंख्या ज्यादा है, और इनका रिप्रेजेंटेशन कम है तुलनात्मक रूप से, तो ये क्या करेंगे, मांग करेंगे। सीधी सी बात है, तो वो मांग क्या होगी, सत्ता में भागीदारी। तो ये हो गया। तो इसके माध्यम से क्या है, जो विभिन्न जातियां हैं, जो विभिन्न अलग अलग जातियां हैं, क्या उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में सत्ता में भागीदारी मिली है या नहीं मिली? अगर नहीं मिली है तो दिया जाना चाहिए। यही क्या है, फेडरलिज्म है, यही संघवाद है। क्लियर? आइए अब आगे हम बात करते हैं, जो फेडरलिज्म है उसके उसका मुख्य प्रॉपर्टी क्या है, मुख्य गुण क्या है। आज हम बात करेंगे, जैसे हमने कहा कि यह फेडरलिज्म जो है यह शक्ति के विभाजन अर्थात डिवीजन ऑफ पावर और शक्ति के विकेंद्रीकरण पर आधारित क्या है, अवधारणा। तो जब हम बात करते हैं शक्ति के विभाजन की, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, शक्ति का विभाजन, और दूसरा है शक्ति का विकेंद्रीकरण।
डिवीजन ऑफ पावर, और इधर हम बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ, शक्ति का विभाजन मतलब शक्ति का डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। एक और चीज होता है, थोड़ा सा आज कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं, वो होता है सेपरेशन ऑफ पावर। इसको हम बोलते हैं शक्ति का पृथक्करण। बात समझिए, शक्ति का विभाजन, शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का विकेंद्रीकरण, इन तीन कॉन्सेप्ट को आज दिमाग में बैठा लेना है और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आज के बाद से। तो शक्ति का विभाजन की जब हम बात करते हैं तो ये संघवाद का पहला और महत्वपूर्ण लक्षण है। अगर कोई कहे कि एक ऐसा गुण बताइए संघवाद का जो कि उसकी नींव रखता, तो वह है डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति का विभाजन। बात समझ में आ रही? अब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। ये कहां बात करता है? शक्ति का विभाजन बात करता है केंद्र व राज्य के बीच शक्ति के विभाजन की। लेकिन जब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, तो चूंकि हम जानते हैं सरकार के तीन अंग हैं, सरकार के तीन अंग, पहला अगर हम देखें विधायिका, विधायिका से एक छोटा सा ग्रुप निकला जिसको बोलते हैं कार्यपालिका, और एक है न्यायपालिका, जुडिशरी। तो जब हम सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्तियों के विभाजन की बात करते हैं, बंटवारे की बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। ये पढ़ा देंगे बाद में, इसको मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। तो जब हम सरकार के अंगों के बीच शक्ति के बंटवारे की बात करते हैं, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के बंटवारे की बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन जब हम इकाइयों के बीच, इकाई का मतलब क्या है? केंद्र एक इकाई है, यूनिट है, शासन करने की एक प्रमुख इकाई। दूसरा राज्य, जैसे पंचायत, नगर पालिका, नगर निकाय, ये सब। तो जब हम इकाइयों के बीच शक्ति के बंटवारे की बात करते हैं तो दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ पावर, अर्थात शक्ति का विभाजन। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शक्ति का जो विभाजन होता है यह संविधान में प्रॉपर दिया रहता है, लिखित रहता है। इसका उल्लेख कहां किया रहता है? संविधान में। बात समझ में आ गई? तो ये जो शक्ति का विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, या इसको कभी कभी डिवोल्यूशन ऑफ पावर भी कहा जाता है। तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर ये है कि जैसे ये एकात्मक, जब हम सरकार की बात करते हैं, ये भारतीय संविधान में देखें तो पंचायतों, नगर, मतलब 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, पंचायत और नगर पालिका संबंधित प्रावधानों की बात करें, तो राज्यों की इच्छा पर छोड़ा गया है कि आप कितना पावर डिवोल्यूएट करते हैं, डिसेंट्रलाइज करते हैं पंचायतों और नगर पालिकाओं। तो जब हम केंद्र राज्य की बात करते हैं तो डिवीजन ऑफ पावर, और जब राज्य और पंचायतों की टर्सरी लेवल, तृतीय तल की सरकार की बात करते हैं तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर या डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात आती है। या इसे बोल सकते हैं एकात्मक, यूनिटरी, मतलब इसका अगर देखें अपोजिट होता है संघवाद का, फेडरलिज्म का, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो वहां पे ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, अर्थात सारी शक्ति संविधान में एक केंद्र में सौंप दी जाती है और केंद्र को कहा जाता है कि आप अपनी शासन की सुविधा के अनुसार इकाइयों को स्थापित करते हुए अपने पावर को डिवेल्युएट करिए, अपने निचले स्तर के इकाइयों को डिसेंट्रलाइज करिए। तो ये तीन महत्वपूर्ण जो शब्द थे वो ये है शक्ति का विभाजन, शक्ति का पृथक्करण और शक्ति का विकेंद्रीकरण। थैंक यू।
20 मिनट से ज़्यादा हो गया क्या?